बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड ओएस आर्किटेक्चर, फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है और इसमें आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये पड़ा हुआ है एंड्रॉयड ओएस आर्किटेक्चर, फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक आपका इसमें ज़्यादा बड़ा है, इस पे 2 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड ओएस के बारे में हमने प्रीवियसली भी थोड़ा सा देखा था, सिर्फ वो लेक्चर के साथ एक रिदम स्टार्टअप के लिए। एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। ये आप टैब्स कह सकते हो। तो ये एक ओपन सोर्स है और लिनक्स बेस्ड ओएस है। चूँकि जो आईओएस है आपका वो आपका प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स नहीं है। द फर्स्ट बीटा वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके वाज रिलीज्ड बाय गूगल इन 2007, वेयर एज द फर्स्ट कमर्शियल वर्जन जो कि आम पब्लिक के लिए एंड्रॉयड 1.0 वाज रिलीज्ड इन सितंबर 2008। ठीक है जी। और फिर आजकल की जो हमारी मोबाइल या सेल फ़ोन जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है एंड्रॉयड। बहुत सारे सेल फोन्स में एंड्रॉयड ओएस यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। तो इसका हमने देखना है आज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आर्किटेक्चर सिंपल वर्ड्स में किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को कहा जाता है। अब एक तरीकाकार ये होता है कि हम बिल्कुल सादा सा अगर मैं आपको कहूँ तो हम अन्यवाद डेवलपमेंट शुरू कर दें। अगर सिविल कंस्ट्रक्शन, सबसे पुरानी जो इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग है। अगर हम बग़ैर कोई प्लानिंग किए, बग़ैर कोई आर्किटेक्चर बनाए, नक्शा बनाए, बग़ैर हम कोई घर, मकान, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें तो हमें डेफिनेटली कई एक मसाइल आएंगे। ठीक है, हमें पहले अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर मुझे कोई ऐसा दुनिया पे आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है और मुझे कहा जाए कि 1 घंटे में बचा लो, तो मैं उस 1 घंटे में से 59 मिनट 59 मिनट्स में सोचूंगा, मसले को समझूंगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन देयर कुड बी हैपन। सोचूंगा और फिर 1 मिनट में जो है ना मैं उसका कोई हल जो है वो निकालूंगा, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो इससे मुराद ये है कि हमें मसले को अच्छी तरह से समझना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आर्किटेक्चर जो हमारा एंड्रॉयड है उसका प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर हम पहले समझ लें कि एंड्रॉयड जो ओएस है उसमें कितनी लेयर्स हैं, कितने उसके पार्ट्स हैं और कैसे कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक घर में कई रूम्स होते हैं ना, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, अगर आप लिविंग हाउस की बात करते हो तो कई एक रूम्स है और आपस में उनके कैसे कैसे उनके इंटरफेसेस हैं, मतलब डोर्स कहाँ कहाँ से ओपन हो रहे हैं, कौन सा रूम किसके साथ अटैच है, क्या, ये सारा सिस्टम हम ये आर्किटेक्चर कहलाता है। तो हम एंड्रॉयड का देखते हैं आर्किटेक्चर। एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर स्टैक। ठीक है जी। अब ये सॉफ्टवेयर स्टैक क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन। तो ये एक सॉफ्टवेयर स्टैक है एंड्रॉयड, क्रिएटेड फॉर अ वाइड अरे ऑफ डिवाइसेस। अब ये जो सॉफ्टवेयर स्टैक है ओपन सोर्स, ये एक वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। वाइड रेंज से क्या मुराद है? आपके कई साइज की डिवाइसेस हैं। ठीक है जी, स्मॉल डिवाइसेस से लेके आपके जो है वो बड़े बड़े टैबलेट्स। ठीक है जी, स्मॉल स्केल क्या, जिनकी छोटी सी स्क्रीन होती है और बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले टैब्स भी, और फिर उसमें डिफरेंट उनकी जो है वो कंप्यूटिंग पावर्स एंड दिस एंड दैट। वाइड अरे ऑफ डिवाइसेस, यू कैन से वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस इज आल्सो ट्रू हेयर। एंड फॉर्म फैक्टर्स, फॉर्म फैक्टर से मुराद कि उनकी जो डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन इश्यूज हैं,
डिफरेंट स्क्रीन साइजेज, ठीक है जी। तो इस डाइवर्सिटी के लिए, डाइवर्स नेचर ऑफ डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड बनाया गया। और ये सॉफ्टवेयर स्टैक है जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स जो कि बिल्कुल आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो मिल के काम कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो ये डायग्राम है, उसमें टॉप पे आपकी सिस्टम एप्स पड़ी होती हैं, डायलर है, ईमेल है, कैलेंडर है, कैमरा है, और यहाँ पे सिस्टम ऐप के साथ साथ आपकी वो एप्लीकेशन जो यूज़र एप्लीकेशन हैं जिनको आप सिंपल मोबाइल ऐप्स कहते हो, वो भी इसी लेयर के साथ ही पड़ी होती हैं। और इसकी इंटरेक्शन होती है जावा एपीआई फ्रेमवर्क के साथ। जावा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फ्रेमवर्क, ठीक है जी। और फिर ये इंटरेक्ट कर रहा होता है नेटिव C++ लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम के साथ। फिर इसके बॉटम पे हार्डवेयर आर्किटेक्चर लेयर आ जाती है, सॉरी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाती है, और उसके बाद आ जाता है लिनक्स कर्नल। तो ये पूरा एक आपका आर्किटेक्चर है, ठीक है जी। तो इसमें आप अगर देखें कॉमनली ये 6 इसके डिफरेंट आपके पार्ट्स हैं जिसको उसने सॉफ्टवेयर स्टैक कहा। 6 इसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि मिल के काम कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। अब बॉटम पे अगर आप देखो तो कर्नल आपने ओएस का कोर्स अगर लिया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स अगर आपने लिया होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि जो कर्नल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जो कि हर वक्त ये रन कर रहा होता है। जब आपकी मशीन चलती है ना, बूटिंग करती है, तो उसमें सबसे पहले बायोस प्रोसेस चलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो चेक करता है आपकी डिवाइस की तमाम वो जो इम्पोर्टेंट उसके साथ पेरिफेरल्स हैं। ये मैं आपको मतलब कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो एंड्रॉयड भी, जब आपकी एंड्रॉयड बेस्ड जो आपके सेल फोन्स है, वो चूँकि आपको पता है वो उसमें कोई एडिशनल डिवाइसेस तो होती नहीं है, सारी इनपुट आउटपुट सारा कुछ उसका वो सिंगल एक डिवाइस है। तो वो जब बूट करता है फर्स्ट, तो उसका कर्नल लोड होता है सबसे पहले, और आपके हर ओएस में ऐसा ही होता है। सबसे पहले कर्नल यू कैन से कि कर्नल आपके ओएस का हार्ट है, वो आपके ओएस का भी कोर है, प्राइमरी कंपोनेंट है। सबसे पहले वो लोड होगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को लोड करेगा। और आपका जो कर्नल है, जब तक आपका ओएस चलता रहता है, जब आपने अपनी डिवाइस को शट डाउन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, डेफिनेटली ओएस सो गया या मर गया, फोत हो गया। तो लेकिन जितना उसका लाइफ स्पैन है, उसमें कर्नल आपका डेफिनेट पार्ट है जो कि आपके सिस्टम की, चाहे वो सेल फोन है, चाहे आपका वो लैपटॉप है, चाहे वो आपकी कोई भी मशीन है, उसकी रैम में वो कर्नल पड़ा रहता है। जो बायोस है, ये जो आपका बायोस है ना, ये आपकी एक है आपके सिस्टम में रॉम होती है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, वो आपकी डिवाइस को पहले इनिशिएट करता है, चलाता है बायोस। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हैं कौन कौन सी डिवाइस अगर होगी तो ये आपका ओवरऑल मशीन चलेगी, वरना उसमें कोई प्रॉब्लम वो एरर दे देगा, ठीक है। तो बायोस आपके हार्डवेयर का पार्ट है, वो ऑलरेडी रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके फौरन बाद ओएस का जो सबसे पहला कंपोनेंट चलता है ना, वो कर्नल है। ओएस का सबसे पहला कंपोनेंट कर्नल। तो बहरहाल ये सारे इसके सॉफ्टवेयर स्टैक के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको वन बाय वन अब हम देखते हैं। सबसे पहले लिनक्स कर्नल। द फाउंडेशन ऑफ द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इज द लिनक्स कर्नल, द सेम कंपोनेंट एज इन डिफरेंट ओएस कर्नल। ये फाउंडेशन है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की। For example, the Android runtime relies on the Linux kernel for underlying functionalities such as threading and low-level memory management. तो ये आपने देखा होगा, ये threading, low-level memory management या memory management, ये आपके OS के basic functions हैं। आप previous semester में OS पढ़ के आए होंगे। तो कर्नल, ये जो आपका Android runtime है, ये कर्नल के ऊपर रिलाई कर रहा है, ठीक है जी। फॉर व्हाट फंक्शनैलिटी?
थ्रेडिंग, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट एंड सो ऑन। सिर्फ ये दो नहीं है, इसके अलावा भी हैं फंक्शन। तो ये आपका कर्नल एक कंपोनेंट है। यूजिंग अ लिनक्स कर्नल अलाउज एंड्रॉयड टू टेक एडवांटेज ऑफ की सिक्योरिटी फीचर्स एंड अलाउज डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स टू डेवलप हार्डवेयर ड्राइवर्स फॉर अ वेल नाउन कर्नल। तो ये इसी की बेस पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसके कंपैटिबल ड्राइवर्स भी राइट करते हैं, मतलब लिखते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसके और इसके मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी तो उसने बता दिया, पावर मैनेजमेंट है मेन, इसमें आ जाता है, ड्राइवर्स आ जाते हैं हर चीज़ के, हर डिवाइस के। हमें इधर तो नहीं ज़्यादा फील होता, आपके जो सेल फोन्स है चूँकि वो आपकी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस हैं, जो आपके लैपटॉप्स, बल्कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं, पीसीज, जहाँ पे आप एक्सटर्नली कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच करते हो, वहाँ पे आपको बड़ा फील होता है जी फलान डिवाइस है और उसका ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर मिसिंग है, तो सही फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। ठीक है जी। चूँकि ये जो हमारा जो है एंड्रॉयड फ़ोन या फिर कोई भी सेल फ़ोन, उसमें जो ओएस आता है सारे ड्राइवर्स उस पैकेज का पार्ट होते हैं। तो उसी तरह से लिनक्स कर्नल में सारे ड्राइवर उसका पार्ट हैं। जैसे ऑडियो है, बाइंडर, आईपीसी, डिस्प्ले, कीपैड, ब्लूटूथ, कैमरा, शेयर्ड मेमोरी, यूएसबी, वाईफाई, फ्लैश, सारे सब के ड्राइवर इसमें इसका पार्ट होते हैं। तो कर्नल इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर स्टैक का। फिर उसके बाद आ जाता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो कि डायरेक्टली कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर provides standard interfaces that expose device hardware capabilities to the higher level Java API framework। तो ये जो आपका यहाँ पे दो तीन कोर कॉन्सेप्ट दो डिस्कस हुए हैं, आपका एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्शन लेयर आपकी हर वो लेयर हो सकती है जो कि आपकी अंडरलेइंग जो डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है, कोई भी हो सकता है, हम जेनेरिक अगर बात करें तो अंडरलेइंग जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ये क्या करती है, ये जो उसके ऊपर वाले सॉफ्टवेयर स्टैक के जो पार्ट्स हैं, जो आर्किटेक्चर के पार्ट्स हैं, उनको डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ को एक्सपोज करने, एक्सप्लॉइट करने का एक प्लेटफॉर्म, एक जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और द HAL हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, ईच ऑफ विच इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो जो आपके लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं, ये आपको पता है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन रिटर्न जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं, और ये एक स्पेसिफिक जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी कि आपको पता है कि हर हार्डवेयर का ड्राइवर, फिर उसके कुछ लाइब्रेरी कंपोनेंट्स मिलके एक हार्डवेयर से इनपुट आउटपुट या कोई भी जिस टाइप का भी आपका हार्डवेयर है वो फंक्शनैलिटी देता है, सच एज द कैमरा और ब्लूटूथ मॉड्यूल। ओके, व्हेन अ फ्रेमवर्क एपीआई मेक्स अ कॉल, तो ये कॉल्स वैसे ही कॉल्स हैं जैसे आपकी ओएस में सिस्टम कॉल्स होती हैं। जब आपका फ्रेमवर्क एपीआई कोई कॉल देता है to access device hardware, the Android system loads the library module for that hardware component। यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप ये भी साथ साथ समझें कि हर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसकी फंक्शनैलिटी हर वक्त आपके रैम में एक्टिव नहीं होती। फॉर द स्पेसिफिक टाइम बीइंग, जब उसको कॉल किया जाता है उससे रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, वो रैम में लोड होती हैं। अदरवाइज आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसके उस मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपके जो इररेलेवेंट कंपोनेंट्स हैं वो रैम से निकाल बाहर किए जाते हैं। तो जैसे हर ओएस में सिस्टम कॉल्स होती हैं, चाहे कोई भी आपका हो ओएस विंडोज़ है या लिनक्स है, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही आपके, चूँकि एंड्रॉयड वैसे भी लिनक्स बेस्ड है, तो जब आपका फ्रेमवर्क एपीआई सिस्टम कॉल को वो मेक करता है, इनिशिएट करता है, तो फिर आपका डिवाइस हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए आपकी रेलिवेंट लाइब्रेरी एक्टिव होती है। अच्छा, उसके बाद है एंड्रॉयड रन टाइम।
The hardware abstraction layer provides standard interfaces that expose device hardware capabilities to the higher level Java API framework. अब इसको ये जो आपके इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस को आप कई तरह से समझ सकते हो. जैसे मैंने आपको बात की आपके सिविल कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग में आपके डिज़ाइन की, आपके वो नक्शे की, तो उसमें आप देखें जब दो रूम्स आपस में उनका जो एक दरवाज़ा होता है ना, डोर, अब दो रूम्स के दरमियान जो डोर है वो एक इंटरफेस है, वो दो रूम्स के दरमियान इंटरेक्शन करवा रहा होता है. तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर देखें, अगर दो हमारे पास लेयर्स हैं, जैसे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो डोर, वो गेटवे प्रोवाइड करता है किसको, दैट एक्सपोजेज डिवाइस हार्डवेयर कैपेबिलिटीज टू द हायर लेवल जावा एपीआई. जावा एपीआई को वो डोर, वो गेट, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, ओके. फॉर डिवाइसेस रनिंग एंड्रॉयड वर्जन 5.0 एपीआई लेवल 21, चूंकि आपको पता है इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके डिफरेंट एपीआई लेवल्स थे आपके वर्जन से. एंड्रॉयड के एपीआई लेवल और वर्जन में थोड़ा डिफरेंट है. जो आपके एपीआई लेवल हैं वो चल रहे हैं इस वक्त 30+, और इसी तरह से आपका एंड्रॉयड का भी वर्जन चल रहा है 12 और हायर. ठीक है जी. बहरहाल 5.0 एंड्रॉयड वर्जन और एपीआई लेवल 21 या इससे हायर क्या था, ईच ऐप रन्स इन इट्स ऑन प्रोसेस एंड इट्स ऑन इंस्टेंस ऑफ एंड्रॉयड रन टाइम. उससे पहले सिस्टम और था. और अगर आप लिटरेचर देखो ऑनलाइन, अगर आप देखो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ आपको ऐसे भी ये एंड्रॉयड ओएस के आर्किटेक्चर मिलेंगे जहाँ पे 5 कंपोनेंट दिखाए गए हैं. तो 5 से अबव ये सेपरेट एंड्रॉयड रन टाइम, हर एक एप्लीकेशन का वो अपना प्रोसेस का अपना एक सेपरेट एंड्रॉयड रन टाइम होता है. वो रन टाइम उस एनवायरनमेंट में आपका प्रोसेस, आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है. ART इज रिटन to run multiple virtual machines on low memory devices by executing DEX files, a bytecode format designed specifically for Android that is optimized for minimal memory footprint. ये वहाँ पर ज़रूरी है जहाँ पर आपकी मेमोरी लो हो. और बाइट कोड आपका ये आमतौर पे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्पेशली जावा के साथ एसोसिएटेड है जहाँ पर हमने ना मल्टीपल रेंज ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ डिवाइसेस को एक कॉमन कोड के साथ, कॉमन प्रोग्राम के साथ कंट्रोल करना हो. चूँकि अगर आप इसको एसोसिएट करो, लिंक करो, तो जो आपकी पुराने थे ना कंपाइलर्स, जो आपकी पुरानी मशीन्स थी सी लैंग्वेज की, अगर आप बात करें तो वहाँ पर आप एक प्रोग्राम कंपाइल करते थे. तो एक मशीन के लिए जब आप कंपाइल करते थे तो उस कंपाइल्ड प्रोग्राम को दूसरी मशीन के ऊपर जिसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है रन करते थे, तो वो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करता था. तो ये बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि आपके लो मेमोरी और डाइवर्स नेचर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड रन टाइम इंक्लूड द फॉलोइंग: ahead of time and just in time compilation, फौरन with no time you can say compilation कर देता है ये ART एंड्रॉयड रन टाइम. ऑप्टिमाइज्ड गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन से मुराद यह है कि कुछ हमारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको सिस्टम ने, एप्लीकेशन ने यूज़ किया होता है, नाउ दे आर नॉट यूज़फुल, तो उनको कलेक्ट करना, रिसोर्सेज फ्री करवाना. तो ये एंड्रॉयड रन टाइम गार्बेज कलेक्शन उसको रिसोर्स को फ्री करवाने में हेल्प आउट करता है. एन एंड्रॉयड 9 API लेवल 28 एंड हायर, कन्वर्जन ऑफ एन ऐप पैकेजेस डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट डेक्स फाइल्स टू मोर कॉम्पैक्ट मशीन कोड. तो पहले आपका एंड्रॉयड रन टाइम से पहले एक डेल्विक भी चलता था, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट चलता था. ठीक है जी, उसके साथ भी ये हायर इसके साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं. Better debugging support including a dedicated sampling profiler, detailed diagnostic exceptions and crash reporting, and the ability to set watch points to monitor specific field. तो ये आपके डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है. अगर कोई आपकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको अगर आपने
रिकवर करना है, डायग्नोस्टिक इश्यूज आपने परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए और आपकी डिबगिंग सपोर्ट के लिए आपकी ये एंड्रॉयड रन टाइम जो है वो फैसिलिटेट करता है। ओके, प्रायर टू एंड्रॉयड वर्जन 5.0 डेल्विक वाज द एंड्रॉयड रन टाइम। उससे पहले डेल्विक था आपका एंड्रॉयड रन टाइम। तो इफ़ योर ऐप रन्स वेल ऑन ART, अगर आपके एंड्रॉयड रन टाइम पे चल रही है, देन इट शुड वर्क ऑन डेल्विक एज वेल। ठीक है जी, बट द रिवर्स में नॉट बी ट्रू। ART की बैकवर्ड सपोर्ट है, लेकिन डेल्विक पे, सिर्फ डेल्विक पे चलने वाले जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो ART पे नहीं चलेंगे। ठीक है जी, तो ये बैकवर्ड सपोर्ट तो है, ART डेल्विक पे चल जाता है, लेकिन डेल्विक वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो ART पे नहीं चलते। एंड्रॉयड रन टाइम, एंड्रॉयड आल्सो इंक्लूड्स अ सेट ऑफ कोर रन टाइम लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चूंकि एंड्रॉयड में आपको पता है डेवलपमेंट में वैसे भी जावा आपकी एक प्राइमरी लैंग्वेज है, इसके अलावा कोटलिन भी है, बट कोटलिन होते हुए भी एंड्रॉयड का रोल है, एंड्रॉयड अपना रोल प्ले करता है। मल्टीपल आपकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो आप अपने यूज़र्स अपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए डाउनलोड करते हैं, उनमें जावा होगी, तो उसका मॉड्यूल बहरहाल एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है नेटिव C++ लाइब्रेरीज। तो नेटिव से मुराद क्या जी, आपके सिस्टम के अंदर कोर पे, सिस्टम के कोर में C++ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, नेटिव लाइब्रेरीज। ठीक है जी, और उन लाइब्रेरीज को भी एक्सेस किया जाता है। मैनी कोर एंड्रॉयड सिस्टम कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज सच एज ART, Android runtime and HAL hardware abstraction layer are built from native code that require native libraries written in C and C++। तो जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है और ART, इसको डेवलप करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कई एक फंक्शनैलिटीज़ C++ लाइब्रेरी से चाहिए होती हैं। उसके लिए आपका एक सेपरेट आर्किटेक्चर में सेपरेट एक आपका C++ लाइब्रेरीज का कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे ये उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स बता दिए, वेबकिट, ओपन मैक्स AL, libc, मीडिया फ्रेमवर्क, OpenGL एंड सो ऑन। इसके अलावा भी हो सकती हैं। द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स जावा फ्रेमवर्क API टू एक्सपोज द फंक्शनैलिटी ऑफ सम ऑफ दीज नेटिव लाइब्रेरीज टू एप्स। तो ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ये सारी लाइब्रेरीज को यूज़ करने के एक्सपोज करने से मुराद ये होती है कि उसकी फंक्शनैलिटी को रिट्रीव करना, एक्सप्लॉइट करना, एक्सपोज करने से मुराद ओपन कर दिया है, एक्सप्लॉइट करना है कि उसको आप यूज़ कर रहे हो। जैसे एक बंदा बड़ा एक्सटेंसिव वर्क कर रहा होता है, उसका वो फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग वो शाम तक बिजी है, तो वो अपनी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको वो एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा है। अगर एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक फ्री है, तो वो अपनी जो उसका जो पोटेंशियल है वो उसको वेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये दो टर्म्स आपको अक्सर मिलेंगे। एक्सपोज करने से मुराद है कि आपको कोई चीज़ शो की जा रही है, एंड नाउ यू कैन एक्सप्लॉइट द फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एक्सेस OpenGL ES थ्रू द एंड्रॉयड फ्रेमवर्क्स जावा OpenGL API टू एड सपोर्ट फॉर ड्राइंग एंड मैनिपुलेटिंग 2D एंड 3D ग्राफिक्स इन योर ऐप। तो OpenGL ES ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से आप उसकी ड्राइंग कैपेबिलिटीज़ को जो है वो एक्सेस करते हो। इफ़ यू आर डेवलपिंग एन ऐप दैट रिक्वायर C और C++ कोड, यू कैन यूज द एंड्रॉयड NDK नेटिव डेवलपमेंट किट टू एक्सेस सम ऑफ दीज नेटिव प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज डायरेक्टली फ्रॉम योर नेटिव कोड। वही जो आपकी C++ नेटिव लाइब्रेरीज हैं, तो उसके लिए आपको NDK यूज करना पड़ता है। जावा API फ्रेमवर्क, जावा API फ्रेमवर्क अब ये एक और आपका सॉफ्टवेयर स्टैक का कंपोनेंट है। द एंटायर फीचर सेट ऑफ द एंड्रॉयड OS अवेलेबल टू यू थ्रू APIs रिटन इन द जावा लैंग्वेज। टू यू से मुराद है कि व्हेन यू आर डूइंग डेवलपमेंट, तो आपको जावा APIs यूज़ करनी है। जब आप कोई डेवलपमेंट करेंगे तो उस वक्त आपने जावा API को यूज़ करना है, और फर्दर उसकी सारी चीज़ें जो है वो लाइब्रेरीज वो आपने जावा API के थ्रू एक्सेस करनी है। These APIs form the building block you need to create Android apps।
ठीक है जी। जिस तरह से सिविल कंस्ट्रक्शन में आपके पास कई एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है जी। आपके पास ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके पास सीमेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके पास सरिया है, बिल्डिंग ब्लॉक है, और इस तरह के और बेशुमार आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसमें इवन सैंड आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपका जो जावा एपीआई ये क्या करता है, ये बनाता है बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है या ऑफर करता है आपको कि आप कोई एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकें बाय सिंप्लीफाइंग द रीयूज ऑफ कोर मॉड्यूलर सिस्टम कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये कौन कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है आपको, उसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, कोर भी शामिल है। अ रिच एंड एक्सटेंसिबल व्यू सिस्टम यू कैन यूज टू बिल्ड एन एप्स यूआई, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आपको एक व्यू सिस्टम चाहिए, और उस व्यू के अंदर मल्टीपल विजेट्स होते हैं, आपके बटन्स, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स। चूंकि जब आप वेब पे आ जाते हो तो आप उनको कंट्रोल्स कहते हो अपने एलिमेंट्स को, जब आप मोबाइल पे आ जाते हो एंड्रॉयड में तो उसको आप विजेट कहते हो। तो आपके यूआई बनाने के लिए इंक्लूडिंग लिस्ट, ग्रिड, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स एंड इवन एन एम्बेडेबल वेब ब्राउजर। तो ये सारे लिस्ट हो गई, ग्रिड, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये विजेट्स हैं कोलेक्टिवली। और ये किसके अंडर ऑफर किए जाते हैं, ये आपके व्यू सिस्टम के अंडर ऑफर किए जाते हैं, ठीक है जी। आपका मेन पे व्यू सिस्टम होता है और उस व्यू सिस्टम के अंदर आपके मल्टीपल विजेट्स, कंट्रोल्स आप उनको डिजाइन कर सकते हो एक यूआई बनाने के लिए, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। एडिशनली ये जो यूजर इंटरफेस है इट इज आल्सो अ इंटरफेस, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। ये इंटरफेस किन दो एंटिटीज के दरमियान है, इसमें एक आपका है यूजर, एंड यूजर, और दूसरा आपका है आपकी डिवाइस। देखें हमारा सेल फोन है, इसके ऊपर इसका टच काम करना छोड़ देता है, ठीक है जी, या फिर हमारी स्क्रीन ड्यू टू सम रीजन ब्लैक हो जाती है, तो क्या आप अपनी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका यूजर इंटरफेस था वो अब आपको नजर नहीं आ रहा। अब आप उसको टच करके इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे पा रहे, तो वो जो आपका फ्रंट एंड था, यूजर इंटरफेस था, दैट इज द स्पेसिफिक इंटरफेस विच मेक यू कैपेबल टू ऑपरेट द डिवाइस, ठीक है जी। तो आपके हर दो एंटिटीज के दरमियान, किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान जो इंटरेक्शन का मैकेनिज्म होता है, उस इंटरेक्शन के मैकेनिज्म को आप इंटरफेस कहते हो। अच्छा, उसके बाद जावा एपीआई फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करती है, रिसोर्स मैनेजर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नॉन कोड रिसोर्सेज सच एज लोकलाइज्ड स्ट्रिंग्स, ग्राफिक्स एंड लेआउट फाइल्स। तो रिसोर्स मैनेजर में आपकी लेआउट फाइल भी अल्टीमेटली आपका फ्रंट एंड फाइल होती है। लेआउट फाइल जिसमें आप अपना फ्रंट एंड बना के फाइल एक सेव करते हो, ग्राफिक्स आप अपनी मोबाइल ऐप में जो भी आपने इमेजेस यूज करने हैं उसका एक सेपरेट जगह पे आप उनको पहले इंपोर्ट करते हो, रखते हो। फिर आपकी स्ट्रिंग्स, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, उसमें आप जो वेरिएबल्स, यू कैन से सिंपली, जब हम करेंगे फिर देखेंगे, जो आप वेरिएबल्स यूज करते हो ना, जो स्ट्रिंग्स आप यूज करते हो, उसको आपने सेपरेट एक रिसोर्स, स्ट्रिंग रिसोर्स में आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। फिर आप अपने डेवलपमेंट में उन स्ट्रिंग्स को एज अ वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, या फिर आइडेंटिफायर्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो। तो रिसोर्स मैनेजर एक और इसका जावा एपीआई का एक आपका फीचर है। अब नोटिफिकेशन मैनेजर है, दैट एनेबल्स ऑल एप्स टू डिस्प्ले कस्टम अलर्ट्स इन द स्टेटस बार। हर किस्म के जो आपके अलर्ट्स हैं वो शो करने के लिए नोटिफिकेशन मैनेजर है। फिर रिसोर्स मैनेजर था, इससे पहले आपका व्यू था, ठीक है जी। एंड एक्टिविटी मैनेजर, आप जब भी कोई एक स्क्रीन बनाते हो ना एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो वो आपकी एक एक्टिविटी कहलाती है टेक्निकली। एन एक्टिविटी मैनेजर दैट मैनेजेस द लाइफ साइकिल ऑफ एप्स एंड प्रोवाइड्स अ कॉमन नेविगेशन, बैक ट्रैक, बैक स्टैक। तो वो एक्टिविटी मैनेजर के थ्रू हो रहा होता है। जो आपकी नेविगेशन है वो किन के दरमियान होनी है, वो आपकी एक्टिविटीज़ के दरमियान होनी है। ये लाइफ साइकिल हम देखेंगे, लाइफ साइकिल से मुराद क्या है कि आपकी जो एंड्रॉयड ऐप है वो जब फर्स्ट टाइम रन होती है और क्लोज टर्मिनेट होने तक वो किन किन फेजेस में से गुजरती है।
जैसे हमारे ह्यूमंस में 4 बड़े बड़े फेजेस हैं, ठीक है जी। पैदाइश तो बर्थ और डेथ तो ये तो हो गए ना, एक टर्मिनल्स हो गए आपके, एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो गए। एक आपका बचपना है, ठीक है जी, चाइल्डहुड, फिर आपकी जवानी आ जाती है, फिर धेड़ उम्र आ जाती है, फिर आपकी जो है वो बुढ़ापा आ जाता है। इनको फर्दर आप बहरहाल 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी में कह सकते हो, लेकिन 4 ये मेजर हैं। तो ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है ना आपका। इसी तरह से हर चीज़ का लाइफ साइकिल होता है। तो एंड्रॉयड ऐप्स का लाइफ साइकिल, कब ऐप पॉज होनी है, कब वो दोबारा उसको आप रिज्यूम करते हो, ये सारा लाइफ साइकिल हम लेटर ऑन देखेंगे। तो एक्टिविटी मैनेजर एक इसका और कंपोनेंट है। ओके, फिफ्थ क्या जी, कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर बेसिकली आपकी डेटाबेस इंटरेक्ट करवा रहा होता है, ठीक है जी। कंटेंट, कंटेंट कहते ही आपके डाटा को कहते हैं, किसी भी किस्म का डाटा, मवाद। कंटेंट प्रोवाइडर्स दैट एनेबल एप्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम अदर एप्स, एक पॉसिबिलिटी अदर एप्स की भी है, सच एज द कॉन्टैक्ट्स ऐप और टू शेयर देयर ओन डाटा। किसी दूसरी ऐप का डाटा भी ये कंटेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकता है, और अपना डाटा भी। अपना डाटा से क्या मुराद है कि ऐप का अपना डाटा, वो लोकल भी सेव हो सकता है, वो आपका सर्वर पे भी सेव हो सकता है। एंड्रॉयड में डाटाबेसेस क्रिएट करने के मेजर 2 उसके फॉर्म्स हैं। एक आपकी लोकल डाटाबेस होती है, जिसको आप एसक्यूएलाइट कहते हो, उसका मेन जो है वो मतलब यू कैन से मेन वेंडर एसक्यूएलाइट। और आपके ऑनलाइन डाटाबेसेस में भी बेशुमार आपके वेंडर्स हैं, उसमें फायरबेस आपका एक अच्छा मतलब वेल नोन और अच्छा आपका वेंडर है, और इसके अलावा और भी हैं। तो बहरहाल 2 आपकी फॉर्म्स होती हैं, एक लोकल डाटाबेस, एक आपकी सर्वर बेस्ड ऑनलाइन। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, और दोनों में से हम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये जावा एपीआई फ्रेमवर्क के ये जो है डिफरेंट आपके कोर कंपोनेंट्स। डेवलपर्स हैव फुल एक्सेस टू द सेम फ्रेमवर्क एपीआई दैट एंड्रॉयड सिस्टम एप्स यूज़। जो आपकी सिस्टम एप्स यूज़ करती हैं ना, जो भी आपके फ्रेमवर्क और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करती हैं, डेवलपर्स के पास उन तमाम फ्रेमवर्क, उन तमाम टाइप्स की उसके पास एक्सेस होती है। यानी कि आप किसी भी लेवल पे जाके डेवलपमेंट कर सकते हो, किसी भी हार्डवेयर को किसी भी लेवल पे आप एक्सेस कर सकते हो। फिर आपकी सिस्टम ऐप्स आ जाती हैं। सिस्टम ऐप आपकी वो जो अंडरलेइंग आपके जावा एपीआई और फिर उसके बॉटम पे डिफरेंट लेयर्स के साथ इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करवा रही होती हैं। और सिस्टम ऐप्स के साथ ही आपकी जो है वो, चूँकि उसने बता दिया प्रीवियस जावा एपीआई फ्रेमवर्क में कि जो आपकी जो डेवलपर्स हैं उनको फुली जावा एपीआई जो है वो एक्सपोज की गई होती है। यानी कि डेवलपर जावा एपीआई को 100% जो सिस्टम ऐप्स जिस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं, आप भी उस लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हो। तो डेवलपर को वो सारा एक्सपोज किया गया होता है। तो आपने अब उस एक्सपोजर को, उस फ्रेमवर्क को आपने एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है जी। वो आपको सारा मुकम्मल जावा एपीआई अवेलेबल है, अवेलेबल एक्सपोज किया गया आपके लिए। नाउ यू कैन एक्सप्लॉइट, अब आप उसको यूज़ करते हुए जैसी चाहें एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सिस्टम ऐप्स के साथ ही आपकी वो ऐप्स भी आ जाती हैं जिनको आप यूज़र ऐप्स कह सकते हो, ठीक है जी। जैसे आपके उधर दूसरे साइड पे विंडोज़ में आपकी होती है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इधर आपकी, इधर तो आप ऐप कहते ही एप्लीकेशन को हैं, इधर जो आपके यूज़र ऐप्स होती हैं, यूज़र ऐप आप कह सकते हो, ठीक है जी। वो भी सेम लेवल पे बहरहाल सिस्टम ऐप के साथ ही आ जाती हैं। एंड्रॉयड कम्स विद अ सेट ऑफ कोर ऐप्स फॉर ईमेल, एसएमएस मैसेजिंग, कैलेंडर, इंटरनेट ब्राउजिंग, कॉन्टैक्ट, और कई है कैलकुलेटर, छोटी छोटी भी होती हैं उसमें कुछ। तो ये सारी आपकी सिस्टम ऐप होती हैं। फिर जो यूज़र ऐप्स होती हैं वो भी आपके सेम लेवल पे डील हो रही होती हैं। Apps included with the platform have no special status among the apps the user choose to install। इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन कोई नहीं होती, उनका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होता। उसकी वजह ये भी आपको बताई कि डेवलपर्स को मुकम्मल जावा एपीआई जो है वो एक्सपोज किया गया होता है, तो स्पेशल स्टेटस कोई नहीं है। सो अ थर्ड पार्टी ऐप कैन बिकम द यूजर्स डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। आपकी थर्ड पार्टी ऐप है, आपकी यू कैन से कि यूजर ऐप है, लेकिन वो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर बन सकता है।
आपकी सिस्टम ऐप को रिप्लेस कर सकती है। SMS मैसेंजर, आपका जो डिफ़ॉल्ट SMS मैसेंजर है वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी जो है वो यूज़र ऐप्स के साथ। और इवन द डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड, सम एक्सेप्शंस अप्लाई सच एज अ सिस्टम सेटिंग ऐप। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आपकी यूज़र ऐप जिनको रिप्लेस नहीं कर सकती, जैसे सिस्टम की सेटिंग है। ठीक है जी। द सिस्टम एप्स function both as apps for users and to provide key capabilities that developers can access from their own app। तो ये दोनों चीज़ें, सिस्टम ऐप्स आपकी हो गई या यूज़र ऐप्स हो गई, ये आपस में इनकी कोई लंबी चौड़ी डिस्टिंग्विश इनमें नहीं है, इनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ठीक है, दोनों सेम स्ट्रेंथ सेम वर्थ रखती हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ऐप वुड लाइक टू डिलीवर एन SMS मैसेज, you don't need to build that functionality yourself. You can instead invoke whichever SMS app is already installed to deliver a message to the recipient you specify। तो आपको कोई सेपरेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियसली डिवेलप्ड ऐप को ही यूज़ करके अपना मैसेज सेंड कर सकते हो। तो ये भी इसका एक फीचर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका फ्रेमवर्क आ जाता है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे। अभी आज हमने जो देखा है वो आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर हमने देखा है। आपका जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है वो 6 कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं जिनको सॉफ्टवेयर स्टैक का नाम दिया गया है। उस सॉफ्टवेयर स्टैक में आपके पास सिस्टम ऐप्स आ जाती हैं, आपके पास जावा API फ्रेमवर्क आ जाता है जिसको डिवेलपर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसको डिवेलपर्स यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जिसको आप यूज़ करोगे, जिसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने इस कोर्स में। फिर उसके बॉटम पे जो जावा API है वो फर्दर नेटिव C++ लाइब्रेरीज़ को या एंड्रॉयड रन टाइम क्रिएट करता है। फिर उसके बॉटम पे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाती है और बॉटम पे लिनक्स कर्नल आ जाता है। तो ये आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर था जो आज हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।